अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम बज़्म उलमा की स्क्रीन से हम वक्तन फ़वक्तन उलमा व मशाइख़ की आपसे मुलाकात करवाते रहते हैं। उनकी ज़ाती दावती निजी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज भी बज़्म उलमा की एक नई और ख़ूबसूरत एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान अनवर। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, आप फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। ख़ुसूसन जो अहबाब पैगाम टीवी देखते हैं वो पैगाम टीवी की स्क्रीन पे उनको देखते रहते हैं। पैगाम टीवी का एक प्रोग्राम सुबह वतन के नाम से, उस प्रोग्राम में सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं और रिसर्च डिपार्टमेंट में वर्क भी कर रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं। तो आइए हम आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान से अपना तारुफ़ी सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी शेख साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे नहा स्टूडियो पे तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। जी शेख साहब, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक तारुफ तो हल्का जो मैंने आपका करवा दिया अपने अंदाज में, और एक तारुफ आपकी अपनी ज़ुबानी हो जाए। तारुफ में नाम तो नाम भी मैं नहीं बता सका, आप नाम अपना बता दें, इलाका, थोड़ा सा ख़ानदानी बैकग्राउंड मुख्तसर। मेरा नाम मोहम्मद अजमल भट्टी। जी। यह अब आप अपना तारफ़ कराऊंगा तो फिर आप हंसेंगे कि ये भट्टी और जट का आपस में क्या मिलाप है। नाम मेरा मोहम्मद अजमल भट्टी मशहूर है जी। और फैमिली मेरी जट है। जी। ज़िला शेखुपुर का एक छोटा सा गांव है बुल्ले अंदरून। मोटरवे पर आप सफ़र कर रहे हो तो पहला इंटरचेंज आता है फैज़पुर खुर्द। जी। फैज़पुर से कोई 2 किलोमीटर आगे इस्लामाबाद की साइड को जाए तो छोटा सा गांव साथ ही रोड के ऊपर आता है बुल्ले अंदरून। वो मेरा आबाई गांव है, मेरे दादाजी का बसाया हुआ है। मेरा सारा ख़ानदान अभी भी ददियाल सारे उधर ही हैं। भाई उधर हैं, बहन उधर है, चचा दाद सारे उधर हैं, चचा की औलादें सारी उधर हैं। तो उस छोटे से गांव से मैं निकला हूँ आगे। सही। और वालिद साहब जो हैं वो पहले अहले हदीस थे उस गांव में, जो कि अल्लामा एहसान अली ज़हीर और मौलाना हबीब रहमान यज़ानी रहमहुमुल्लाह रहमतन वासिअ। पहली दफ़ा उनकी तकरीर उन्होंने कैसे सुनी ये मैं नहीं जान सका उनसे। तो पहली दफ़ा उन्होंने उनकी तकरीरें सुन के, तो इस पूरे इलाके में आप लाहौर से जाएं तो शरकपुर तक तकरीबन 30 किलोमीटर का इलाका है, आपको एक भी अहले हदीस मस्जिद या कोई मदरसा नहीं मिलेगा। सही। कोई तसव्वुर ही नहीं सकता कि इस इलाके में कोई अहले हदीस भी होता है। जी। बेगम कोट में थी मस्जिद जहाँ पर अहले हदीसों के जलसे होते थे, दुरूस होते थे। तो वालिद साहब वहाँ से अहले हदीस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब शरकपुर तक बहुत सारी मसाजिद भी हैं और हर गांव में आपको दावत तौहीद देने वाले मिल जाते हैं। तो वालिद साहब ने अपने 2 बेटे जामे मोहम्मदिया गुजरांवाला में दाखिल करवाए। जी। दोनों हाफ़िज़ कुरान, और राजा जंग से उन्होंने हिफ़्ज़ किया, फिर जामे मोहम्मदिया में दाखिल करवा दिया। तो बड़े भाई के साथ जो छोटे भाई थे वो इत्तेफाक से जवानी के आलम में ही फौत हो गए। तो वाला साहब को बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरे 2 बेटे आलिम दीन थे तो एक रह गया है। जी। तो मैं गवर्नमेंट सिविल कॉलेज सिविल लाइन से, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से FSC कर रहा था। सही। पेपर करीब थे तो वाला साहब को एक दिन अचानक ही शौक़ आया। मौलाना अरशद साहब बेगम कोट वाले, वो मेरे बहनोई भी हैं। सही। तो एक दिन कहीं बैठे आपस में वो बातें कर रहे थे तो अचानक मुझे कहते हैं कि यार की गल है, तेनू मस्जिद मदरसे ना दाखिल करवा दिए। अच्छा जी। मैंने कहा अब्बा जी आपकी खुशी है लेकिन जरा मैं पेपर दे लूँ। वो कहते यार छड़ पर पेपर की करने दे। अच्छा। तो मेरी डेट शीट आई हुई थी तो उन्होंने मुझे पेपर नहीं देने दिए। यार पेपर तो मदरसे जाकर दे लेंगे। इतनी बड़ी कुर्बानी कि FSC के पेपर नहीं, पेपर उनका दे लेंगे कोई बात नहीं। सही। तो वो मेरे बहनोई मौलाना अरशद साहब और वालिद साहब ने मुझे पकड़ा जी और जामिया रहमानिया में मौलाना शफीक मदनी साहब के पास ले जाकर बिठा दी। लो जी ये जवान लेकर आए हैं। तो अब मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मदरसे लेके आए हैं तो पहले मुझे हिफ़्ज़ कर लेने दें जी। तो मौलाना शफीक से मदनी साहब भी माशाल्लाह बड़े ही तजर्बाकार, बड़े खूबसूरत शख्सियत के मालिक उस्ताद हैं। तो शेख साहब ने ये देख के कि ये बच्चा FSC करके आया तो मुझे दूसरी क्लास में दाखिला दे दिया। सही। पहला साल हमारे लिए मुश्किल तो था कि इल्म सर्फ़, इल्म नहव, वो सारी किताबें बिल्कुल ही नहीं। और जो पहली क्लास पढ़ के आए थे बाद साजा आकर कहते हैं ना वो फलां सरफ सगीर सुना, तो वो ऐसे सुनाते जैसे पहाड़े सुनाते हैं। आप हैरान होते हो? हाँ, हैरान होते कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब सालाना रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन हमारी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उस्ताद जी ने क्या किया कि हमारी तीसरी क्लास हमें फिर ख़त्म करा दी, डायरेक्ट चौथी में भेज दिया। शायद एक मैं कथा कलामी माफ़, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने जैसा कि बताया कि आप FSC के पेपर दे रहे थे लेकिन पेपर आप नहीं देने दिए, पेंडिंग कर दिया, आप आ गए। वो मदरसे जाके दिए ना फिर। जी जी।
तो एक बात, काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मैं भी मदरसा से रिलेटेड हूँ, वालिदैन के अंदर ना बसा औकात बड़ा जज्बा हो सवार होता है कि हमने अपने बेटे को तालीम दिलवानी है, दीनी तालीम दिलवानी है। तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा उसको लेते हैं दरस निज़ामी के लिए। अब वो बच्चा मैच्योर भी नहीं है, उसे अपने नफ़े नुकसान का भी नहीं पता और बुरे और भले का भी नहीं पता। तो मैं तो उनको यही मशवरा देता हूँ कि कम से कम बच्चे को मैच्योर होने दें, सिन्ने इम्तियाज़ तक इसको जाने दें, अपने नफ़े नुकसान का इल्म होने दें। ठीक है, आपका जज्बा ठीक है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा बच्चा है कि जिसको भी लिखना भी नहीं आता, तो आप कौन सी उम्र मुनासिब समझते हैं कि दरस निज़ामी में या तालीम जो स्कूल की असली तालीम अभी आपको वही फ़र्क बता रहा था जी कि कुछ स्टूडेंट वो थे जो पहली क्लास पढ़ के दूसरी में आए हैं जी, हमारे सीनियर हैं जी जी, लेकिन साल के एंड पर पोजीशनें हमारी थी जो अभी दाखिल हुए हैं और जो 2 साल से पढ़ रहे हैं वो नीचे थे। फिर उस्ताद मोहतरम ने हमें चौथी क्लास में शिफ्ट कर दिया। सही। अब वहाँ पर जो दूसरी पढ़ के तीसरी में आए हैं वो भी हैं और जो दूसरी से चौथी में आए हैं वो भी हैं। साल के एंड पर रिजल्ट आया तो पोजीशन फिर हमारी, फिर आपकी। कारी साहब और मैं क्लास फेलो हैं। अच्छा जी। कभी पहली पोजीशन उनकी होती थी, कभी मेरी होती थी। सही, कंपटीशन जारी रहता था। तो ये पहली 2 पोजीशनें उनकी थी जो FA या FSC करके आए। तो ये डिफरेंस है। सही। और बड़ी मज़े की बात आपको सुनाऊं, एक दफ़ा दौरा नहव हुआ जी कारी साहब के मदरसे में। तो एक सीनियर हमारे साथी उस्ताद है मौलाना अकरम भट्टी साहब। सही सही। वो कहते हैं मैं नहव का पढ़ा रहा था तो मैंने घंटा लेक्चर दिया तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चों के चेहरों पर ना ऐसे जैसे वो बिल्कुल ला ताल्लुक से हवाइयाँ उड़ रही, पता ही नहीं ऊपर से गुजर रहा है, क्या हो क्या रहा है। कहते मैंने एक बच्चे को उठाकर खड़ा किया और पूछा कि बता किताब मुज़क्कर है कि मुन्नस। अब वो मेरे मुंह की तरफ देखे जा रहा है जी। वजह वही है जो अभी आपने बात की ना जी जी जी। वो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ के नहीं आया, हिफज किया और डायरेक्ट वालिदैन ने किताबों में दाखिल करा जी जी जी। अब कहते हैं मुझे फिक्र हुई कि पहले इसको ये तो पूछ लो कि मुज़क्कर मुन्नस होता क्या है जी जी। तो उसको ये भी नहीं पता था, ये कॉन्सेप्ट बुनियादी कॉन्सेप्ट भी नहीं था उसे। तो जो बच्चा कम से कम मिडल प्लस हिफज हो बहुत शानदार चलेगा। अगर उसने मैट्रिक साइंस के साथ की हो तो ये मदरसे के लिए एक अनमोल हीरा है जबरदस्त, जो आपके हाथ आएगा और आप उसको तराश के जो मर्जी बना लो। जबरदस्त। और जो बच्चे सिर्फ प्राइमरी पास होते हैं ना उनको उर्दू लिखने में मसाइल हैं, उर्दू समझने में मसाइल। और फिर आप जानते हैं कि नाहव की किताबें, सरफ की किताबें, फिर उनकी तत्बीक अमली वो बहुत मुश्किल हो जाता है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। फिर वो डिसहार्ड होते होते पीछे बैठना शुरू कर देते हैं, यार हमें तो आना कोई नहीं, फिर वहाँ से मुश्किल पीछे बाहर चले जाते हैं। हमारा एक क्लास फेलो था और हमें 2 मुशफिक तरीन उस्ताद और नहायत अजीम हस्तियाँ मिली पहली क्लासों में। एक तो थे मौलाना मोहम्मद रमज़ान सल्फी साहब हाफिज़हुल्लाह और दूसरे कारी अब्दुल हलीम साहब हाफिज़हुल्लाह। दोनों ने, शेख रमज़ान साहब हमें कुरान मजीद का तर्जमा और साथ नाहव पढ़ाते थे और शेख कारी अब्दुल हलीम साहब हमें सरफ पढ़ाते थे। दोनों का बहुत प्यारा अंदाज, तालिब इल्म जिन्होंने उनसे पढ़ा है वो समझते हैं कि हम इनके ही हैं। सही। अभी रात को मुझे बेटे ने आकर, मैं साहिवाल से जुमा पढ़ा के थका हुआ अभी आके घर बैठा हूँ तो मेरा बेटा भागा भागा आया, बाबा वो ना उस्ताद जी मस्जिद में आए हुए। मैंने कहा कौन से उस्ताद जी? शेख रमज़ान साहब हमारी मस्जिद में आए हुए हैं। अच्छा जी। मैं इस तरह भागा हूँ कि वापस आया तो बेगम मुस्कुरा रही थी, कहती जिस तरह आप गए हैं ना ऐसा लगता है कि वो जो आप थकावट का कह रहे थे ना वो ऐसे झूठ ही बोल रहे थे। इतनी मोहब्बत दी है इन 2 हस्तियों ने। तो इनके पढ़ाने का अंदाज, इनके सिखाने का अंदाज वो दिल में बैठ जाता था। सही। लेकिन अब इनकी क्लास में भी वो हमारा एक क्लास फेलो है, उसको हमने कहना रात को आजा कुछ सीखे, तू भी सीख ले। वो कहता है यार क्या फ़ायदा है, मुझे समझ कोई नहीं आनी, और सुबह उस्ताद जी ने एक डंडा मार ही देना है। सही। अच्छा, शेख कारी अब्दुल हलीम साहब का हाफिज़हुल्लाह का अंदाज ये था कि सबक सुनते सुनते ना सोटा नहीं लाते थे। सही। बाज़ दफ़ा सर्दियों में सिर्फ एक मिसवाक इधर डाली होती थी। अच्छा। और मिसवाक ऐसे ना शफकत के साथ सीखे सुनते सुनते ऐसे उन्होंने कारी देना है ताकि एहसास हो जाए, बस पनिशमेंट, मोहब्बत का इजहार है। मतलब जो सुना रहा है उसको भी लगा देनी, जो नहीं सुना रहा उसको भी एक लगा देनी। तो वो कहा करता था यार क्या सुबह एक डंडा पड़ी जाए तो फ़ायदा क्या सीखने का। तो ये मायूसी होती है उन बच्चों में जिनको उर्दू की समझ नहीं है, जो मुश्किल मज़ामीन को समझने की भी सलाहियत नहीं रखते। तो वो जो आपने सवाल किया ना कि कौन सी उम्र हो, जी जी, तो मैट्रिक साइंस के साथ हो तो ये आपके लिए हीरा है। सही। और अगर मिडल प्लस हिफज हो तो ये भी हीरा है। सही। इससे अगर कम है कि हाफिज़ कुरान है और साथ प्राइमरी पास है, चल तो वो जाता है। सही। लेकिन वो जो आप तराश के हीरा बनाना चाहते हैं ना वो नहीं बन पाता। यानी कि वालिदैन को भी चाहिए कि एक अच्छा तालिब इल्म तैयार करके, बच्चा तैयार करके, ख्वाहिश है कि एक आलिम दीन बनाना है, उनके लिए सदका जारिया बने तो हिफज करवाएं, तैयार छोटी उम्र में करवा लें, बेशक छोटी उम्र करवा लें।
लेकिन उसके बाद बच्चे को स्कूल पढ़ने दें, मिडल या मैट्रिक करवा के फिर भेजें मदरसे। जी बेहतर। जी शेख मोहतरम, आपने जैसा कि बताया कि आप पाकिस्तान में भी तालीम हासिल की है और आप मदीना में भी गए हैं। जी जी। तो जब आपका एक तालीमी कैरियर मुकम्मल हो गया, तालीमी पीरियड मुकम्मल आपका हो गया, तो तदरीसी अमल कहीं शुरू किया आपने मदरसे में? हाँ जी, जब पाकिस्तान हम वापस आए तो सबसे पहले उस वक्त अभी मदारस की क्लासें शुरू हो चुकी थी। सही। तो मुझे पढ़ाने का मौका मिला नमल यूनिवर्सिटी में। नमल यूनिवर्सिटी, नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। सही। इसका कैंपस नया बना था एजर्टन रोड पर ईवान इकबाल में। सही सही। तो 1 साल तक मैंने यहाँ पर अरबी लैंग्वेज भी पढ़ाई। उसके बाद कारी साहब था, चूँकि मेरे क्लास फेलो भी हैं और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनके इसरार पर फिर मैं बूंगा बलोचा जो कुलियतुल कुरान है वहाँ चला गया और वहाँ 8 साल मैंने पढ़ाया। सही। वहाँ 8 साल पढ़ाने के बाद कुछ मसाइल की वजह से फिर मैं लाहौर आया। तो लाहौर आके 4 साल मैंने दारुस्सुन्ना इस्लामिक कॉलेज कारी अब्दुल मतीन असगर साहब के मदरसे में 4 साल वहाँ भी पढ़ाया, रहमतन वासिया। तो इसके साथ साथ जामिया रहमानिया में मेरा अपना वो वो क्या है कि मुल्क हक क्या हम कहते हैं, मादरे इल्मी थी, तो वहाँ के असाज़ा का भी इसरार था कि तुम इधर आओ। तो फिर मैंने कुछ 3-4 साल वहाँ भी पढ़ाया है। सही सही सही। तो अभी यहाँ कैंट में ही एक छोटा सा मदरसा मेरे एक शागिर्द ने बनाया है जी। तो ये मेरे घर के थोड़ा करीब भी था और फिर ये जिम्मेदारियाँ जो थी ना, तो ये सफ़र थका देता था। सही। तो उसने कहा उस्ताद जी अगर आप हमें मौका दें तो आप इधर पढ़ाएं। तो अभी मैं 2-4 सबक सही बुखारी, मिशकात और ग्रामर और बाद दफ़ा उसूल फ़िक़ह भी पढ़ानी पड़ती है। तो ये मज़ामीन मैं उधर पढ़ा के तो फिर पैगाम टीवी पहुँचता हूँ। जी शेख साहब, इंसान की तमीर में, इंसान को आगे बढ़ाने में उसके वालिदैन के बाद एक दरसगाह में असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके मशहूर असातिज़ा में से कोई 1-2 नाम और कोई ऐसे उस्ताद जो आपके पसंदीदा हों और आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं उसकी वजह बयान करते हैं। सबसे पहले उस्ताद जो मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे दिलों में बसते हैं, वो है मौलाना शेख मोहम्मद रमज़ान सल्फ़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह। इन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा और नहव हमें इस तरह पढ़ाई जी कि मदीना यूनिवर्सिटी तक जाते हुए हमने जो भी ग्रामर पढ़ी है ना, वो पिछली हमें नहीं भूलती थी। सही। और आखिरी साल में एक दफ़ा सर्फ का उस्ताद पढ़ा रहा था, तो कारी अब्दुल हलीम साहब ने जो हमें सर्फ पढ़ाई हुई है, अल्लाह ताला दोनों मेरे मशाइख को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह तरीन मुकाम अता फरमाए। दोनों की बड़ी मोहब्बत से पढ़ाया, वो सबक भूलता नहीं था। कुलिया हदीस 4था साल और सर्फ का उस्ताद पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही रुक गया। कहता जी कल कौन पढ़ाएगा सर्फ मेरी जगह पर, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा जी। और तकरीबन हम 100 के करीब लड़के थे, मुख्तलिफ ममालिक के, यानी पाकिस्तान का मैं एक ही था अपनी क्लास में। सही। मुख्तलिफ मुल्क के। तो उस्ताद कहने लगे जी कल सर्फ का सबक कौन पढ़ाएगा, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। सही। अरबी भी हैं उसमें, सऊदी भी हैं, कवैती भी हैं, अमाराती भी हैं, अफ्रीका के भी बड़े बड़े माशाल्लाह शानदार तलब इल्म। सही। चुप कर गए। मैंने कहा, मैंने हाथ खड़ा किया जी मैं पढ़ाऊँगा। कहता आप पढ़ाओगे? मैंने कहा जी मैं पढ़ाऊँगा। कल मैंने अगर आधा घंटा उनको सर्फ पढ़ाई तो उस्ताद कहता है कि अगर सारे अजमल जैसे ही हो जाएं तो हम तो गए, फिर हमारी तो ज़रूरत कोई नहीं रहती। तो ये मेरे उन मशाइख की मेहनतें थी, कारी अब्दुल हलीम साहब, शेख मोहम्मद रमज़ान सल्फ़ी साहब, कि जिस शफ़क़त से उन्होंने पढ़ाया ना जी, वो हमें एंड तक काम आया। सही। और आज भी जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो मैं अपने उन्हीं मशाइख के उसी तरीके को लेकर जब चलता हूँ। तो आप वो अभी पूछ रहे थे कारी इनायतुल्लाह साहब, जी जी, ज़रा उनसे जाकर पूछें कि आपके उस्ताद ने आपको कैसे पढ़ाया। मैंने बहुत तज़किरा सुना, मैंने इसलिए पूछा आपसे। हाँ, तो वो वही तरीका, वही उसलूब, वही मनहज जो हमारे मशाइख ने हमें दिया जी, हमने भी कोशिश की है कि अपने तालिब इल्मों के साथ वैसे ही पढ़ाएं, वैसे ही पढ़ाएं। मुझे मेरे बाद अब साथी कहते कि यार तू इतनी शफकत क्यों करता है जी, ये बच्चे ख़राब हो जाएंगे जी। तो ख़राब होने वालों में से एक वो है जो अभी मुदीर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनको कहता था नहीं, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होते, ये इस शफ़क़त के साथ पढ़ेंगे और तास हयात याद रखेंगे कि किसी उस्ताद से पढ़ा है। तो अभी मैंने जिन उस्तादों के नाम लिए, शेख रमज़ान सल्फ़ी साहब, शेख अब्दुल हलीम साहब जी, और उनके बाद मौलाना शफीक मदरी साहब, बहुत बहुत मीठे उस्ताद। सही। और फिर जब ऊपर वाली क्लासों में गए तो शेख रमज़ान सल्फ़ी साहब के साथ मौलाना ज़ैद साहब आ जाते हैं। सही। और फिर हाफ़िज़ आला मदनी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, और फिर हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान मदनी साहब, दोनों मशाइख से हमने सही बुखारी पढ़ी है। सही। और शेख हाफ़िज़ आला मदनी साहब से हमने उसूल शाशी भी पढ़ी है, फिर हमने बिदायतुल मुज्तहिद भी पढ़ी है, और इसके साथ साथ विरासत भी हमने उनसे पढ़ी है। तो वो भी हमारे बहुत बहुत प्यारे उस्ताद रहमहुल्लाह रहमतुल्लाह। शेख मोहतरम, दौरान तालीम इंसान घरेलू तौर पे मजबूत भी हो तो उसे इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं,
तो हुसूल इल्म के रास्ते में आपको कोई ऐसे मसाइल पैदा हो गए हों, चाहे वो फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हों या कोई वैसे कोई रुकावटें हों, और इस ज़िमन में कोई यादगार वाक़या जो हमारे नाज़रीन के नज़र आप करना चाहते हैं कि जिससे उन्हें एक मोटिवेशन मिले? फाइनेंशली मेरे वालिदैन की अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। उनकी कुर्बानी का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि 5वीं क्लास में जब हम पहुँचे तो वो जिस तरह शैतान भगाता है ना लोगों को, मुझे भी भगाया शैतान ने। मेरे ज़हन में क्या डाला कि वालिद साहब तेरे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई शादियाँ हो गई, वो सारे अलग हैं, तो बुढ़ापे में इतना वो काम कर रहे हैं और तू इधर बैठ के मौजे कर रहा है। 90 की दहाई में वालिद साहब ने मुझे नई मोटरसाइकिल लेकर दी। अल्लाह। और मुझे उस दौर में 100 रुपया मोटरसाइकिल के तेल का जिससे टैंकी फुल हो जाती थी। सही। पूरा हफ्ता जहाँ मर्जी आओ जो तेल ख़त्म नहीं होता। सही। और 100 रुपया मुझे भी देते थे। सही। और इसके अलावा हर हफ्ते अजाफी खर्चा जो भी मैंने निकाला ना वो उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे दिया। सही। तो शैतान ने मुझे ये पट्टी पढ़ाई कि बुजुर्ग हैं तेरे वालिद साहब, तू किन कामों में पड़ा हुआ है, हाथ बटाओ जाओ। हाँ तो जाओ वो काम करो जी। तो मैं अमूमन जुमेरात को घर जाता था हफ्ते बाद जी। तो मैं मंगल वाले दिन सामान पैक किया और घर पहुंच गया। अच्छा। लेकिन मुझे ये यकीन था कि वालिद साहब इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। अच्छा, मैं इसी कश्मकश में ना जाके लेटा हुआ हूँ। जिंदगी में पहली दफ़ा वालिद साहब शाम को आए तो वालिदा से कहते हैं चौधरी साहब किस तरह मंगल वाले दिन ही आ गए, नहीं तो जुमेरात में होंगे सन। उन्होंने कहा जी कुछ बताया नहीं, आप पूछ लें। सही। तो मैं लेटा हुआ हूँ, बड़ा शैतान है ना अंदर से बड़ा ही खोखला किया हुआ, सही मायूस। तो वालिद साहब पहली दफ़ा ज़िंदगी में बड़ी शफकत के साथ मेरे साथ ही आकर लेट गए। कहते चौधरी साहब की गल है, मंगल को ही आ गए। मैंने कहा अब्बा जी बस वो नहीं तू दसते थे यार की गल की, डांटा नहीं मारा नहीं, कुछ भी बड़े प्यार से क्या हुआ क्या है। मैंने कहा भाई देखिए आप भी अब बुजुर्ग हो गए, बड़े भाई सारे लदा हैं, तो आप पर भी बोझ है सारा, मैं जवान हूँ अब मैं कमाता हूँ, आप आराम करें। कहते यार बड़ी दिल की गल करती थी तू तो। अच्छा मैं खुश हो रहा हूँ कि अब्बा जी इतनी आसानी से मानने वाले काम बनने लगा, ये तो बन गया। कहते बड़ी अच्छी गल है, की सोचे फिर। मैंने कहा जी मैंने ये कारोबार भी सोचा है, ये भी सोचा है। माशाल्लाह यार तू तो बड़ा जवान आदमी निकले। ठीक है चला फिर चलिए नमाज से पढ़ के आइए ना। सही। नमाज पढ़ी, शाह की, आके सो गए, सुबह फजर के टाइम फिर उठाया। और मैं अब सारी रात खुशी से नहीं सो सका, इजाज़त मिल गई, अब्बा जी राजी हो गए। और अब्बा जी माशाल्लाह तहज्जुद गुजार थे, जब से मैंने वो संभाली वो तहज्जुद गुजार भी थे। फजर की नमाज पढ़ के आके इशराक तक वो कुरान की तिलावत करते थे। सही। और फिर इशराक पढ़ के फिर थोड़ी देर लेटते थे। सही। और मैं फजर पढ़ के आके दोबारा फिर सो गया। अब्बा जी मान गए। तो अब्बा जी ने इशराक पढ़ी और पूछते हैं वो किधर है चौधरी साहब जी। उन्होंने कहा सुता पे लो। मेरे पास आके चौधरी साहब तुसां ते कारोबार ते जाना सी, तुसीं सुते पे हो। मैं फटाफट उठा, मुंह शुद्ध होया, तो वालिद साहब ने मेरे कपड़े वाला बैग मुझे पकड़ाया। सही। और वो जो हफ्तेवार खर्चा देते थे वो दोबारा दिया। हाँ जी। तो कहते हैं अल्फाज सुने जरा, कहते पुत्र तेरी कमाई की लोड़ नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमने तुम्हें मदरसे में इसलिए दाखिल करवाया था कि कल को जब हम नहीं होंगे तो तू हमारे लिए दुआ करेगा। अल्लाह अकबर। बस वो लम्हा था कि मैं वापस चला गया और आज आप मुझे मशाइख में शुमार कर रहे हैं, एक छोटे से गांव का, एक अनपढ़ देहाती घराने का। तो वालिद साहब की ये जो उनकी उल्फत थी, दीन के साथ जो मोहब्बत थी, ये मुझे यहाँ तक ले आई जी। उसके बाद दूसरा वाक़या ये हुआ कि जब हम मदीना से फ़ारग हुए ना तो मशाइख ने हमारी दावत की और तालिब इल्म जितने थे सब ने एक बाहर खजूरों का बाग बुक करवाया। तो रात वहाँ पर 4-5 घंटे हम रहे। सही। तो बड़े बड़े मशाइख ने हमें नसीहतें की। सही। कि बेटा अब आप वापस जा रहे हो तो ये करना ये करना ये करना। एक शेख जो हमारे बहुत प्यारे थे जी, और उनका प्यार क्या, पढ़ाने का अंदाज ये था कि वो 2 रियाल इस तरह टेबल पर रख देते, कहते जो मेरी क्लास में सोएगा ये 2 रियाल उसके। सही। मुझे हाल है कुछ सो जाए उनकी क्लास में। जब सारे मशाइख अपनी अपनी नसीहतें कर चुके तो हम सबको मुतवज्जो करके कहते हैं देखो आपने 4 साल 5 साल हमारे पास गुजारे, हमने तुमको पढ़ाया जी, तुम्हें रहाइश दी, मदीने में रहने के लिए बेहतरीन खाने तुम्हें खिलाए, यार तुम हमें क्या दे के जा रहे हो। हम सब मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग जी। तो एकदम सन्नाटा छा गया, उस्ताद जी हम आपके शागिर्द, अभी आपको क्या देने के काबिल हैं, मांगे आप क्या मांगते हैं। कहते बेटा अभी आप यहाँ से जाओगे तो कल आपने अपने अपने मुल्कों को चला जाना, दोबारा ज़िंदगी में हो सकता मुलाकात हो या ना हो,
तो मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। हमने कहा उस्ताद जी आप हुक्म करें जी। कहते बेटा ज़िंदगी में जब भी दुआ करो हमारे लिए दुआ करना। अल्लाह। मुझे मेरे वालिद साहब की बात और अपने इस शेख की बात कभी नहीं भूली। सही। कभी मैं सजदों में उनके लिए दुआएं करता हूँ, कभी मैं तशहद में करता हूँ, कभी मैं सफ़र में आते हुए करता हूँ, कभी मैं रात को सोया हुआ उठ जाऊँ तो मुझे वो याद आ जाते हैं तो मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ। तो ये मेरे वालिदैन और मेरे उस शेख की ये मोहब्बत ही है कि जिसकी बदौलत आज मैं भी उलमाए कराम में एक अदना सा आलिम शुमार होता हूँ। वगरना मेरी क्या हैसियत थी कि जिस गांव में टोटली 3 से 4 बंदे थे जिनको कुरान मजीद पढ़ना आता था। सही। हम एक अरसा तक अपनी मस्जिद में तरावियाँ पढ़ाने के लिए हाफिज बाहर से लाते रहे। सही। और फिर वालिद साहब ने 2 बेटों को हाफिज कुरान बनाया और आज माशाल्लाह हमारे गांव में 4 से 5 मस्जिदें हैं और हुफ़ाज़ इतने हैं कि उनकी बारी नहीं आती। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मोहतरम, जैसा कि आप रिसर्च डिपार्टमेंट में भी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, तो ये तहकीक का ज़ौक़ जी ये शुरू से ही था या किसी के दिलाने से एक तहकीक का ज़ौक़ आपके अंदर जब पैदा हम हुआ? वहाँ से फ़ारुग होके आए ना तो पहले तो हमने 1 साल पढ़ाया नमल यूनिवर्सिटी में जी। उसके बाद दारुस्सलाम में भी कुछ अरसा काम करने का मौका मिला। सही। किसी दोस्त के ज़रिए पता चला जी यहाँ पर रिसर्च होती है और यहाँ पर उनको ज़रूरत है। सही। मैं गया तो मुझे हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब कहने लगे जी तर्जुमा कर लेंगे। हाँ जी। मैंने कहा जी कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे अरकान इस्लाम एक किताब दी, लो जी इसके 2-4 सफ़े हमें तर्जुमा करके दें। सही। वो मैंने तर्जुमा करके दिए तो अगले दिन उन्होंने कहा जी आएँ। सही। मैं गया तो टेबल के ऊपर रंग बिरंगे फल पड़े थे जी। और कहते हैं जी ये आपकी नई सीट, नया टेबल, सही। लाइटें लगवा कर दी, किताबें, कुतुब सित्ता का सेट। सही। बटी साहब आई साहब आप हमारे रिसर्चर हैं, आप यहाँ तशरीफ रखें और ये काम है जो आपने करना है। सही। तो रिसर्च में मैं इस तरह से आ गया। सही। तो 2003 से लेकर अब तक मैं दारुस्सलाम के साथ भी हूँ, तर्जुमा, तहकीक, और वहाँ मैं उबर काम कर रहा था तो यहाँ मेरे एक शागिर्द थे जो पैगाम टीवी में प्रोड्यूसर थे। सही। तो कहने लगे उस्ताद जी वहाँ नया नया टीवी खुला है तो लोग बहुत कम आते हैं तो आप भी कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड करा दें। मैंने कहा यार टीवी पता नहीं क्या होता है, मुझे तजर्बा नहीं। ऐसा एक तो कराए ना। सही। अच्छा वो मैं एक कराने गया तो वो मेरे पीछे पड़ गए जी आप 13 कराएं 14 कराएं। तो बस फिर वो उधर उनको ज़रूरत थी रिसर्चर की, तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने तरजीहन मुझे भी याद किया। तो फिर 2015 से मैं पैगाम टीवी में। सही। शेख मोहतरम, तहकीक के लिए आप ज़्यादा नेट इस्तेमाल करते हैं या सफ़हात पर मुश्तमिल किताब इस्तेमाल करते हैं? जब तक नेट नहीं था, मकतबा शामला जब तक नहीं आया जी, दारुस्सलाम की हम जितनी भी रिसर्च की है, जितनी भी तहकीकात की हैं, किताबों से की हैं। सही। हर वक्त हमारे टेबल के ऊपर किताबों का ढेर होता था और लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी थी। सही। तो हम वो किताबों से ही करते थे। सही। जब शामला आ गया, शामला के साथ मज़ीद और कई चीज़ें आ गई तो ज़रा सहूलत हो गई। सही। अब किताबें भी हैं। जी जी। किताबों का एक फ़ायदा है जी, किताबों का बहुत फ़ायदा है जो नेट से नहीं मिल पाता। नेट के अपने बेशुमार फ़वायद हैं जी, लेकिन किताबों का एक फ़ायदा मैं आपको बताने लगा हूँ। सही। हमारे यहाँ उर्दू दारुस्सलाम में उर्दू एडिटिंग के लिए रोज़नामा मशरक़ एक बुज़ुर्ग अब्दुर्रहमान ताहिर, उनका ताहिर साहब उनका नाम था, बुज़ुर्ग थे, वो एडिटर थे। सही। तो वो उर्दू तो बेहतरीन कर देते थे लेकिन अब असल मसला वो कहीं कहीं तर्जमा उलझ जाता ना तो वो लेके आते, बटी साहब ये ज़रा मुझे सीधा करके दें। सही। उर्दू तो मैं बना दूंगा लेकिन ये तर्जमा सेटिंग नहीं हो रही। सही। वो मैंने ढूंढना शुरू किया तो उसमें जंगे जमल के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद करार दिया गया। सही। जंगे जमल में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तो शहीद नहीं हुए। जी जी। अच्छा मैंने वो तर्जमा देखा, मैंने कहा ये हवाला क्या, सुनन बहकी का हवाला है। सही। सुनन बहकी के अंदर जो हवाला था वो किसी और किताब का है, किसी और किताब का। वो 3-4 जब मस्तर पीछे में गया तो वहाँ पर इबारत सही थी, सही। वहाँ से आगे किसी ने नकल की तो वो गलत, उससे आगे गलत और उससे आगे तीसरी जगह तक वो गलत और तर्जमा भी उसी के हिसाब से हो। सही सही सही। तो वो असल मराजे तक पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लगा तो फिर जाके वो दुरुस्त हुई। सही। तो अब नेट का मसला यही है कि अगर कोई बंदा किताबें नहीं सर्च करता और उस नेट पर देखे, मक्खी पर मक्खी मार दे, तो अगर किसी बंदे से एक से गलती होगी तो फिर वो चलती जाती है, उसका पता ही नहीं चलता। सही। शेख मोहतरम, तहकीकी ज़ौक़ के हवाले से हम देख रहे हैं हमारे अंदर काफ़ी फुकदान है और बड़ी सुस्ती का शिकार है, सतहियत दिन ब दिन परवान चढ़ रही है। तो उलमा के लिए, खुसूसन मदारस के तुलबा के लिए तहकीकी ज़ौक़ के हवाले से कोई शानदार नसीहत फरमा दें। अब मसला ये है ना कि वो मशाइख भी नहीं रहे ना वैसे। सही सही सही। वो मशाइख भी नहीं रहे। सही। हाफ़िज़ सनाउल्लाह मदनी साहब हाफ़िज़ रहमहुल्लाह रहमतन वासिया,
उन्होंने हमें पूरी आखिरी क्लास को ना किताबों की सफाई के लिए बुलाया कि बेटा वो किताबों को गर्मियाँ हैं तो धूप लगवानी है जी जी और फिर वापस जोड़नी है। सही तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी शेख की। सही। हमको 8 दिन जो है ना पूरी क्लास पहले किताबें छत पर चढ़ाई, अच्छा सारा दिन धूप लगती, शाम को वो साफ़ करके नीचे लाते, फिर दूसरी लेके जाते। सही। तो शेख ने रहमहुल्लाह हमें उस दौरान बताया कि बेटा इस लाइब्रेरी में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको मैंने पूरा पढ़ा ना हो। अल्लाह अकबर। पूरी लाइब्रेरी में जो छत तक किताबों की रीलिंग थी जी, और नीचे बेसमेंट में भी दाएं बाएं चारों तरफ किताबें हैं, कहते हैं कोई किताब मैंने ऐसी इस लाइब्रेरी में नहीं रखी जिसको मैंने पढ़ा ना हो। और हाफजा ऐसा शानदार वो जो अभी आई है ना सहीउल जामे दक्तूर ज़िया रहमान आज़मी की, तो शेख गए उम्रे पर, तो एक दोस्त बताता है हम ज़ियारत के लिए गए, तो शेख ज़िया रहमान आज़मी साहब उठे और अपनी वो किताब ला करके, शेख मैंने ये सहीउल जामे इतनी जिल्दों में लिखी है। शेख बैठे हो, बड़ी खुशी से खोला जी, तो एक सफ़े पर हवाले के नीचे लिखा होता ला माजिद, मैंने ये हवाला नहीं, मुझे मिला नहीं है। सही। तो शेख कहते हैं तुझे ये हवाला नहीं मिला? अच्छा। फतुल बारी जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 44 खोलो, उसमें 5वीं लाइन पे है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा शेख क्या कह रहे हैं, आप पकड़ो। फतुल बारी रैक से पकड़ी, 11वीं जिल्द खोली, सफ़ा नंबर खोला, ऊपर से लाइनें गिनते गिनते 5 ये। तो सारे लोग हैरान हो गए कि शेख का हाफजा इतना मजबूत कि शेख को, अच्छा क्लास में पढ़ाते हुए भी एक दिन शेख ना ऐसे मूड में थे ज़रा, तो मुस्कुराते हुए कहते हैं फलां मसला पढ़ा था जी, अब हमें बिल्कुल याद नहीं कि वो पढ़ा तो था कि कहाँ होगा। सही। कहते हैं बुखारी में पढ़ा था ना जी, हाँ जी उस्ताद जी पढ़ा था। कहते हैं ये जो तुम्हारी बुखारी ना वो बड़े साइज वाली जी जी जी, इसका सफ़ा नंबर 21 खोलो और दाईं साइड वाले सफ़े पर फलानी लाइन पर देखो लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। हमने वो खोला और पढ़ा और वाकई यानी सतर भी बता दी, सतर भी बताई। तो इन मशाइख जैसे मशाइख जब थे तो शागिर्द भी मुहक्किकीन पैदा हो रहे थे। मुताला आगे भी करना अब जो है ना, अब बड़ी माजरत के साथ अब ऐसे हैं कि एक मसले में एक शख्स ने मुझे मैसेज किया कि जनाब आपका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। सही। मैंने कहा जी क्या हुआ मेरे मौक़िफ़ को? जी फलां साहब कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है। सही। मैंने उसको वापसी जवाब में लिखा कि इस हदीस को 24 बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने सही कहा है, नामों की लिस्ट भी भेजी। सही। उनका मौक़िफ़ बाहवाला भेजा। सही। और वो मुझे आगे से कहता है कि फलां साहब के नज़दीक ये सही नहीं है और मेरी ज़ाती राय भी ये है कि ये ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई पहले तू ये बता कि तू ज़ाती राय देने वाला है कौन? तो पता चला कि वो एक चक्की पर आटा पीसता है। अच्छा। अब वो भी मुहक्किक के बदकिस्मती से, और वो कहता मेरी राय के मुताबिक ये एक जो हमारा पाकिस्तान का एक छोटा सा नौजवान नया मुहक्किक है उसकी बात दुरुस्त है और सलफ के 24 मुहद्दिसीन उनकी बात उनकी दुरुस्त नहीं। अगर इसको तहकीक कह रहे हैं तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मसले के अंदर सलफ से लेकर अब तक किबार मुहद्दिसीन की इतनी बड़ी जमात है कि आप उनके नाम मैंने शुमार करने शुरू तो मैं थक गया। सही। जिन सब के नज़दीक वो मसला है, साबित है। सही। और अभी एक हमारे मुहक्किक छोटे से जो हमारे शागिर्दों के भी शागिर्दों के लेवल पर आते हैं, उसने वो शोर मचाया कि ये हदीस ज़ईफ़ है और ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है, और वो बच्चे जो अमल करते थे उनको ज़बरदस्ती वो अमल छुड़वा दिए कि मेरी तहकीक के मुताबिक ये गलत है, तुम नहीं करोगे, जो मेरे शागिर्द वो नहीं करोगे। सही। वो आए कि उस्ताद जी अब क्या करें? मैंने कहा उनको, मैंने वो प्रिंटर निकाल के दिए, मैंने कहा देखो इतने मुहद्दिसीन किबार मुहद्दिसीन जी जी सब के नज़दीक ये मसला साबित है और ये इस पर अमल चला आ रहा है, और ये आज के मुहक्किक साहब कहते हैं कि नहीं। सही। तो ऐसी तहकीक से तो अल्लाह की पनाह ही मांगनी चाहिए। जी जी। शेख मोहतरम, तहकीक के हवाले से जो आलात जदीद हैं, जदीद जो टेक्नोलॉजी है, क्या मदारस में ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि तलबा को मोबाइल का, लैपटॉप का, नेट का यूज़ इस तरीके से सिखाया जाए कि उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा हो जाए? बिल्कुल सिखाना चाहिए। हाफिज़ अब्दुल बुढ़वी साहब हाफिज़ुल्लाह पहले अपने शागिर्दों को नेट से बहुत दूर रहने का कहते थे। अच्छा जी। फिर जब उनको मकतबा शामला पहली दफ़ा दिखाया गया, बताया गया, फिर उन्हीं के शागिर्द हंस के बता रहे थे कि हम शेख के साथ जा रहे थे, तो शेख ने वाद और नसीहत करते हुए शागिर्दों को कहा पुत्र जिदे जिदे कोल मज हैगी ये मज बेच के तो मकतबा शामला ले लो। तो कहा गया शेख आप तो मना करते थे, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं थी इतने फायदे नहीं थे।
तो इन चीज़ों के फ़वाइद बेतहाशा हैं। सही। एक मिसाल, मैं कारी साहब और हमारा एक साथी थे शाह अजीज साहब जी। हम तीनों एक कमरे में थे मदीना यूनिवर्सिटी में जी। बुखारी शरीफ की एक हदीस, अब हमारे हाफिज़े भी इसी तरह के हैं जी। एक हदीस हमें पता कन्फर्म है कि बुखारी में है, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो आदत है कि वो एक टुकड़ा कहीं एक दूसरा कहीं, तो हम वो किताब से ढूंढने लग गए। तो अब 12-1 बज गए रात के, इशा के बाद शुरू हुए, 12-1 बज गए, सोना भी था, हदीस नहीं मिली, थक के छोड़ दिया। सही। अब ये है कि मकतबा शामला में आप 1 सेकंड के अंदर हज़ारों रिजल्ट ले लेते हैं। बिल्कुल, एक टच के जरिए आप ले लेते हैं। एक बहुत बड़े स्कॉलर है हमारी जमात के, बदकिस्मती है कि वो तरीका रास्ते हट गए। सही। और एक जगह दर्स देते हुए उन्होंने कोई अजीबोगरीब किस्म के दावे कर दिए। मसलन उन्होंने दावा किया कि यजीद नाउद बिल्ला इतना पलीद नजस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद इस्लामी हिस्ट्री में यजीद नाम का बंदा पैदा ही नहीं होने दिया। अच्छा, ये लेक्चर उन्होंने मुझे किसी बंदे ने भेजा, मैं बैठा हुआ था दफ्तर में अपने, सही। शामला मेरे सामने खुला था, मैंने एकदम यजीद लफ्ज़ डाला जी। चंद सेकंड के अंदर इस्लामिक हिस्ट्री में 25,000 से ज़्यादा रिजल्ट आ गए थे और अभी वो सर्च कर रहा था। सर्च जारी थी, अभी जारी थी। तो 25,000 नाम वो दे चुका था इस्लामिक हिस्ट्री में यजीद नाम के, जिनमें किबार ताबईन भी हैं और तबा ताबईन भी हैं और उनके शागिर्द भी हैं। और वो शेख कह रहा है कि मैंने पाए कोई नाम ही कोई नहीं। इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल, मुस्बत इस्तेमाल बहुत शानदार भी है, बहुत जानदार भी है, ज़रूर होना चाहिए। अलबत्ता तालिब इल्म जहाँ से डी ट्रैक होते हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए एक लैब हो और लैब असिस्टेंट बहुत शानदार माहिर हो जो बाकी चीज़ों को कंट्रोल करे और इनको इस्तेमाल करना सिखाए, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। शायद आखिरी सवाल प्रोग्राम को समेटते हैं, वक्त खत्म हो जाता है। जी। इस दावती फील्ड के अलावा एक बात मुझे हो रहा है कि ये खुश से होते हैं उलमा, बेज़ौक़ से होते हैं, आपका कोई और ज़ौक़ मुख्तसर वक्त के अंदर? अभी ज़ौक़ जो रह गया ना, वो रह गया है रिकॉर्डिंग्स का, दुरूस का। पहले मैं कराटे का प्लेयर भी था किसी दौर में। अच्छा। फुटबॉल भी खेला और क्रिकेट तो इतनी खेल छोड़ी सही कि अब बच्चे कहते हैं कि बाबा आएँ, तो अब यार वो हम रज चुके हैं। अच्छा। तो क्रिकेट भी खेलते हैं। मैंने अपने बच्चों को, बाद उलमा कराम होते हैं ना कि वो कहते हैं क्रिकेट हराम जी, मैंने खुद बच्चों को, जब वो इतने थे, उनको बैट लेकर दिए और ख़ुद उनको खेलना सिखाया। सही। फुटबॉल लेकर दिया है तो उनको खेलना सिखाया। सही। मेरा मौक़िफ़ ये है कि बच्चे जितने सेहतमंद होंगे, एक्टिव होंगे, इल्म में भी आगे बढ़ेंगे, दुनियावी और दुनिया दोनों के मामलात में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और अगर आप उनको रोक देंगे कि नहीं खेलना नहीं, तो घर में बैठ के या तो वो मोबाइल के चिमटे होंगे या लैपटॉप के चिमटे होंगे या वो वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे। फिर देखेंगे सेहत भी गई, आँखें भी गईं और वो बीमार मुर्गा सा नज़र आएगा। तो वो अल जिस्म सलीम अल कल्ब सलीम फिल जिस्म सलीम, ना जिस्म सलामत, ना कल्ब सलामत, ना रूह सलामत। तो इसलिए बच्चों को फुल खेलने देना चाहिए। तो मैं ख़ुद भी खेल रहा हूँ, फुल खेल रहा हूँ, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में पैगाम टीवी की रिकॉर्डिंग है, जुम्मा है, दुरूस हैं, कुछ क्लासेस हैं जो पढ़ाता हूँ, उसके बाद टाइम बचता ही नहीं है। सही। शेख मोहतरम, टेक्नोलॉजी की इस जंग में, कि जिस जंग में बातिल नज़रियात के हामी लोग मजबूत मोर्चा बंदी करके बैठे हुए हैं, आपने नहद को इस जंग में किस हद तक रोल प्ले करता हो पाया? अपने तसव्वुरात से आगाह कीजिए। जी माशाल्लाह, पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस छोटे से पौधे को तनावर दरख्त बनाए, आमीन आमीन, और इसके फल को आम कर दे, आमीन। तो मेरी पहली मुलाकात या पहला तारफ़ वो एक नौजवान उमर नाम के हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी मैं पैगाम टीवी आया था फलां मौके पर जी। मैंने कहा जी आप आए थे? है जी, हमने एक स्टूडियो बनाया, वहाँ उलमाए कराम से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सही। और आवाम तक उनके तजर्बात, उनकी नसाए, उनकी तालीमात पहुँचाते हैं जी। तो आप भी आए? मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। कहते नहीं जी आप भी को भी हमने लेके आना। मैंने कहा अच्छा जी, मेरे पास टाइम होगा तो मैं भी आ जाऊँगा। बड़ी खुशी हुई आने से। तो बस मैं रास्ते में उनसे पूछता आया कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो जो मालूमात उसने मुझे दी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपके इस काम में बरकत डाले। पहला मकसद कि उलमाए कराम को अपने नौजवानों तक पहुँचाना कि भाई आप डी ट्रैक ना हों, अगर आपको तालीमात चाहिए तो ये हैं उलमा जी। उलमाए रब्बानी आम तौर पर स्क्रीन पर आना नहीं चाहते, वो गुमनाम है तो गुमनाम ही रहना चाहते हैं कि मेरा और मेरा रब का ताल्लुक है। लेकिन मेरा ख्याल वक्त की ज़रूरत ये भी है कि लाखों नौजवान हैं। मैं आपको अजीब सी दास्तान सुनाने लगा हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने क्लास फेलोज़ के इंतज़ार में बैठा था जी। तो एक बुरका में अम्मा जान आई। सही।
मैं उनके एहतराम में स्टूल से पीछे हट गया कि अगर वो बैठना चाहती हैं तो बैठ जाएं। जी। तो वो मेरे आगे आकर ना, हाँ ये तो अजमल भट्टी है। अच्छा। मैंने कहा अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं भट्टी साहब बेटा ये बताओ कि तुम टीवी पर बैठ के लोगों को दावत देते रहते हो जी। तो ये जो यूनिवर्सिटियों में लाखों नौजवान गुमराह हो रहे हैं इनका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह अकबर। मैंने कहा जी आपका तारफ। कहने लगी मैं प्रोफेसर हूँ। तो मैंने कहा फिर आप जिम्मेदार आप हैं। सही। कहती बेटा क्या किया जाए कि मेरे अपने घर में मेरे नौजवान बेटे और नौजवान बेटियां मेरे हाथ से निकल गई। यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंचने वाला मैच्योर हो जाने वाला स्टूडेंट जी, उसको सिखाने वाला एक बेदीन बैठा है, बिल्कुल, जिसकी अपनी तरबियत कोई नहीं, जिसका अपना दीनी बैकग्राउंड कोई नहीं। वो क्या सिखाएगा? वो उनको बेदीन बनाएगा। सही। तो अब इन लाखों नौजवानों तक पहुंचने के लिए जिस तरह का आपका स्टूडियो है, इस तरह से मैं कहता हूँ हजारों नहीं लाखों होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नौजवान एक क्लिक पर उसको रहनुमाई मिलनी चाहिए जी, उसको सही रहनुमाई मिलनी चाहिए। तो ये आपकी कोशिश, अल्लाह इसको कामयाब करे कि आप जाइए फ़िक़्ह उलमाए कराम को मुतारफ़ करा रहे हैं, ताकि ये जो भटके हुए नौजवान हैं जब रहनुमाई लेना चाहें तो उनके सामने हो कि ये उलमाए कराम नाज स्टूडियो ने पेश किए थे, इन उलमाए कराम से हम रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख मोहतरम, वक्त देने का और कीमती बातों से नवाजने का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज की हमारी ये बज़म और हमारा ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत रहा, बड़ी शानदार और जानदार और दरमियान में इमोशनल कर देने वाली बातें भी हमने सुनी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट खूबसूरत एपिसोड के साथ। उस वक्त तक के लिए अब्दुर्रहमान अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।